हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर कोई लगातार कनेक्टेड रहना चाहता है। हर तरफ शोर और हलचल है। अकेले रहने का विचार डरावना या परेशान करने वाला लग सकता है। समाज अक्सर सोशल इंटरैक्शन को महत्व देता है और अकेले रहने को लोनलीनेस, सैडनेस या कमजोरी से जोड़ता है। हालांकि द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इस सोच को चुनौती देती है और यह दिखाती है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं, बल्कि ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस पाने का एक अवसर है। यह किताब हमें सिखाती है कि अकेले समय को आइसोलेशन या रिजेक्शन की निशानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक पवित्र स्थान मानना चाहिए जहां हम अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़ सकते हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदलें तो हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख सकते हैं, शांत पलों में खुशी पा सकते हैं और अंततः एक गहरी इनर पीस और संतोष की भावना विकसित कर सकते हैं। इस किताब में हम सॉलिट्यूड के महत्वपूर्ण लाभों और अभ्यासों को समझेंगे जो हमें सेल्फ लव, इनर पीस और क्रिएटिव फुलफिलमेंट की ओर ले जाएंगे। चैप्टर 1, अकेलेपन, लोनलीनेस को समझना, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का पहला अध्याय लोनलीनेस के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी समय महसूस किया होगा। लोनलीनेस को अक्सर सिर्फ दूसरों की अनुपस्थिति के रूप में समझा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल है। यह एक मानसिक अवस्था है जहां हम डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, यह महसूस करते हैं कि हमें समझा नहीं जा रहा या मीनिंगफुल कनेक्शन की कमी महसूस करते हैं, भले ही हम लोगों से घिरे क्यों ना हों। लेखिका बताती है कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में अंतर होता है। लोनलीनेस एक नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें खालीपन, उदासी और कनेक्शन की इच्छा होती है। सॉलिट्यूड एक सकारात्मक स्थिति है जहां अकेले रहकर भी व्यक्ति संतुष्ट, शांत और अपने आप में पूर्ण महसूस करता है। यह अध्याय लोनलीनेस के गहरे कारणों की चर्चा करता है, जिनमें शामिल हैं: 1, खुद को स्वीकार न कर पाना। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो अकेले रहना मुश्किल लग सकता है। 2, असुरक्षित भावनात्मक घाव। पुराने इमोशनल इश्यूज हमें अकेला महसूस करवा सकते हैं। 3, समाज का दबाव। समाज अक्सर अकेले रहना नकारात्मक रूप में दिखाता है। 4, सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया हमें जोड़ने के बावजूद एक झूठा सेंस ऑफ कनेक्शन बना सकता है और तुलना की आदत लोनलीनेस को बढ़ा सकती है। लोनलीनेस को दूर करने के लिए किताब हमें अपने अकेलेपन का सामना करने और इसे डिस्ट्रैक्शन से छुपाने के बजाय समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं और समझते हैं, तो हम उन घावों को ठीक करना शुरू कर सकते हैं जो लोनलीनेस को जन्म देते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि लोनलीनेस केवल अकेले होने से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिति को दर्शाती है। अगर हम इसके मूल कारणों का समाधान करें, तो हम इसे एक संतोषजनक और समृद्ध अनुभव में बदल सकते हैं। चैप्टर 2, अकेले रहने के फायदे। दूसरा अध्याय अकेले समय बिताने के कई लाभों को उजागर करता है, जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। किताब बताती है कि सॉलिट्यूड सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिसे हम तब नहीं पा सकते जब हम हमेशा दूसरों से घिरे रहते हैं। लेखिका किताब में अकेले रहने के लाभों के बारे में बताती हुई कहती है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर ध्यान देने का अवसर मिलता है, बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन या प्रभाव के। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अकेले रहने से आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। कई कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने पाया कि उनके सबसे गहरे विचार और रचनात्मक ब्रेक थ्रू तब हुए जब वे सॉलिट्यूड में थे। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, नए विचारों को खोज सकता है और उन संबंधों को बना सकता है जो सोशल इंटरैक्शन के दौरान संभव नहीं होते। सोशल इंटरैक्शंस आनंददायक होने के बावजूद हमारी ऊर्जा को कम कर सकती है, खासकर इंट्रोवर्ट्स या वे लोग जो बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अकेलापन
हमें दुनिया की मांगों से पीछे हटने और सेल्फ केयर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। यह हमें आराम करने, तनाव कम करने और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अकेले रहना हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करता है, जो हमारे आत्मविश्वास और लचीलेपन को बढ़ाता है। सॉलिट्यूड के कई लाभ हैं: सेल्फ डिस्कवरी, रचनात्मकता, ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और आत्मनिर्भरता। जब हम अकेले समय को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और वास्तविक रूप में जी सकते हैं। चैप्टर 3, अकेले रहने के डर को दूर करना। इस अध्याय में किताब एक आम बाधा को संबोधित करती है, जो सॉलिट्यूड, अकेले रहने का आनंद लेने में रुकावट बनती है। वो है अकेले रहने का डर। बहुत से लोगों के लिए अकेले समय बिताने का विचार परेशान करने वाला हो सकता है। इससे एंजाइटी, असहजता या यहां तक कि पैनिक भी महसूस हो सकता है। यह डर अक्सर सामाजिक कंडीशनिंग, पिछले अनुभवों या गहरी असुरक्षाओं से उत्पन्न होता है। लेखिका किताब में बताती है कि अकेले रहने का डर असल में खुद का सामना करने के डर से जुड़ा होता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वो चीजें जो दूसरों की उपस्थिति में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अनदेखी रह जाती है। यह अनुभव तब और भी असहज हो सकता है जब हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन होते हैं। हालांकि किताब इस बात पर जोर देती है कि इन डर का सामना करना ग्रोथ और हीलिंग के लिए जरूरी है। अकेले रहने के डर को दूर करने के तरीके हैं: नंबर 1, डर को स्वीकार करें। पहला कदम यह है कि बिना किसी जजमेंट के अपने डर को पहचाना और स्वीकार किया जाए। जब हम अपने डर को समझते हैं, तो हम इसके मूल कारणों को हल कर सकते हैं। नंबर 2, छोटे छोटे कदम लें। शुरुआत में कम समय के लिए अकेले रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अकेले रहने में सहजता आती है। नंबर 3, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान और माइंडफुलनेस से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बिना उनसे ओवरवेल्म्ड हुए। नंबर 4, सॉलिट्यूड को नए नजरिए से देखें। इसे लोनलीनेस या आइसोलेशन की बजाय सेल्फ केयर, सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के मौके के रूप में देखें। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि अकेले रहने के डर को दूर करना एक प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अकेले रहने की आदत डालते हैं, तो हम सॉलिट्यूड के कई लाभों का अनुभव कर सकते हैं और गहरी इनर पीस विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 4, खुद के साथ एक रिश्ता बनाना। इस अध्याय में लेखिका इस बात पर ध्यान देती है कि खुद के साथ एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है। यही वो आधार है जो सॉलिट्यूड को एक सुखद और संतोषजनक अनुभव में बदल सकता है। किताब बताती है कि जिस तरह हम दूसरों के साथ संबंध बनाने में समय और ऊर्जा लगाते हैं, उसी तरह हमें खुद से भी रिश्ता बनाने में निवेश करना चाहिए। खुद से संबंध बनाने के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारी जरूरतें, इच्छाएं और मूल्य क्या हैं, और हम अपने निर्णय इन्हीं के अनुसार ले सकते हैं। किताब जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस जैसे व्यावहारिक तरीकों को अपनाने की सलाह देती है। नंबर 2, आत्म स्वीकार्यता, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद की अच्छाइयों और कमियों, सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि बिना बदले खुद को प्यार और सम्मान देना। सेल्फ एक्सेप्टेंस आत्मदया, सेल्फ कंपैशन से जुड़ा है, यानी खुद से वैसे ही प्यार और सहानुभूति रखना जैसे हम अपने किसी अच्छे दोस्त के लिए रखते हैं। नंबर 3, आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए जानबूझकर ऐसे कदम उठाना जो हमें खुशी और शांति दें। इसमें व्यायाम, अच्छा खाना, आराम करना और अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करना शामिल हो सकता है। खुद से एक गहरा और सकारात्मक रिश्ता बनाना जरूरी है,
ताकि हम सॉलिट्यूड को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। जब हम आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकार्यता और आत्म देखभाल को विकसित करते हैं, तो हम अकेले समय का भरपूर आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। चैप्टर 5, अकेलेपन में खुशी खोजना। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सॉलिट्यूड में खुशी और संतोष कैसे पाया जाए। समाज अक्सर यह सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों से आती है, जैसे सोशल इंटरैक्शंस, पैसा या सफलता। लेकिन यह किताब बताती है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। सॉलिट्यूड में खुशी पाने के 4 तरीके इस प्रकार है। नंबर 1, आंतरिक संतोष, इनर कंटेंटमेंट विकसित करना। यह भीतरी शांति और संतुष्टि की भावना है, जो बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती। जब हम खुद को और अपने मूल्यों को समझते हैं, तो हम एक गहरी आत्म शांति का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना। किताब बताती है कि जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिल सकता है, जैसे प्रकृति में सैर करना, चाय का आनंद लेना या बस शांति से बैठना। नंबर 3, फ्लो की अवस्था में आना। फ्लो तब होता है जब हम किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसमें गहरा आनंद महसूस करते हैं, जैसे कोई कला बनाना, व्यायाम करना, किताब पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना। नंबर 4, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को अपनाना। किताब हमें रोज अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देने और उनका आभार मानने की सलाह देती है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, न कि क्या कमी है, तो हमारा जीवन और भी संतोषजनक हो जाता है। अकेले समय में भी हम खुशी और संतोष पा सकते हैं जब हम माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, अपनी पैशंस को अपनाते हैं और अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढते हैं, तो हम एक गहरी और स्थायी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 6, अकेले समय की उपचार शक्ति। इस अध्याय में किताब अकेले समय, सॉलिट्यूड की उपचार शक्ति पर ध्यान देती है और बताती है कि कैसे अकेले रहना भावनात्मक और मानसिक उपचार, हीलिंग का एक प्रभावशाली साधन हो सकता है। किताब समझाती है कि शांत और स्थिर माहौल में हम आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, भावनात्मक प्रक्रिया, इमोशनल प्रोसेसिंग और आत्म उपचार, सेल्फ हीलिंग के लिए एक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं। अकेले समय कैसे उपचार में मदद करता है? नंबर 1, भावनाओं को समझने और स्वीकारने में मदद करता है। जब हम हमेशा दूसरों से घिरे होते हैं या बाहरी चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस और समझना मुश्किल हो जाता है। सॉलिट्यूड हमें अपनी भावनाओं के साथ बैठने, उन्हें महसूस करने और गहराई से समझने के लिए आवश्यक समय और स्थान देता है। नंबर 2, पुराने घावों और ट्रॉमा को ठीक करने में सहायक। बहुत बार पुराने आघात, ट्रॉमा या अधूरी भावनाएं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हमारे मन में दबी रहती हैं। अकेले रहने से हमें इनका सामना करने और उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने का मौका मिलता है। जब हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने दर्द को महसूस करते हैं, तो हम उसे धीरे धीरे छोड़ने और खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, अपने वास्तविक आत्म, ट्रू सेल्फ से दोबारा जुड़ने का अवसर। रोजमर्रा की व्यस्तताओं में हम खुद से दूर हो सकते हैं। सॉलिट्यूड हमें बाहरी दुनिया के शोर को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी असली इच्छाएं, जरूरतें और मूल्य क्या हैं। नंबर 4, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन और आत्म उपचार। किताब बताती है कि खुद के प्रति दयालु, कंपैशनेट होना और कठिन समय में खुद को सहारा देना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी प्रियजन को सहानुभूति और प्यार देते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी समझदारी, धैर्य और प्रेम देना चाहिए। हीलिंग टूल है। जब हम आत्मचिंतन, भावनात्मक प्रक्रिया और आत्मदया को अपनाते हैं, तो हम पुरानी तकलीफों से उबर सकते हैं, अपने असली अस्तित्व से जुड़ सकते हैं और एक गहरी आंतरिक शांति एवं भलाई, वेलबीइंग विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 7, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रिश्तों को निभाना। इस अध्याय में किताब
इस बात पर चर्चा करती है कि कैसे एक स्वतंत्र व्यक्ति, इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में रिश्तों को संतुलित किया जाए, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति सॉलिट्यूड को महत्व देता है। किताब बताती है कि रिश्ते जीवन का एक महत्वपूर्ण और संतोषजनक हिस्सा होते हैं, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस बनाए रखना और सेल्फ केयर तथा पर्सनल ग्रोथ के लिए अकेले समय को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रिश्तों को संभालने के तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, रिश्तों में सीमाएं, बाउंड्रीज स्थापित करना। किताब बताती है कि स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सामाजिक मेलजोल और अकेलेपन के बीच संतुलन बना रहे। सीमाएं आपके निजी स्थान, पर्सनल स्पेस और समय की रक्षा करती हैं, जिससे आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से थकान या तनाव महसूस नहीं करते। कैसे हम सीमाएं स्थापित करें? स्पष्ट और सीधे संवाद करें। अपने प्रियजनों को साफ शब्दों में बताएं कि आपको अकेले समय की जरूरत क्यों है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। समझौता, कॉम्प्रोमाइज करें। अपने और अपने करीबी लोगों की जरूरतों का संतुलन बनाए रखें, ताकि दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे। नंबर 2, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देना। किताब बताती है कि खुशी, संतोष और मानसिक शांति के लिए केवल दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। हमें खुद से प्यार और स्वीकृति सीखनी चाहिए, ताकि हम अपनी पहचान और आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ को बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर न करें। नंबर 3, गहरे और सार्थक संबंध बनाए रखना। किताब यह सलाह देती है कि संख्याओं, क्वांटिटी पर ध्यान देने की बजाय रिश्तों की गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान दें। ऐसे रिश्ते खोजें जो आपके विचारों और मूल्यों का सम्मान करें। केवल सामाजिक मेलजोल के लिए सतही संबंध बनाने की बजाय गहरे, सम्मानजनक और सहायक, सपोर्टिव रिश्तों को प्राथमिकता दें। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रिश्तों को संभालने के लिए सीमाएं तय करना, आत्मनिर्भर बनना और सार्थक संबंध बनाना जरूरी है। जब हम सामाजिक मेलजोल और अकेलेपन के बीच संतुलन बना लेते हैं, तो हम स्वस्थ और संतोषजनक रिश्ते बना सकते हैं, साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। चैप्टर 8, अकेलेपन को रचनात्मकता में बदलना। इस अध्याय में किताब बताती है कि कैसे अकेलेपन की भावना को रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बदला जा सकता है। किताब का मानना है कि सॉलिट्यूड, अकेलापन, रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, क्योंकि यह हमें नए विचारों को खोजने, खुद को व्यक्त करने और अपनी रचनात्मक कल्पनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक समय, स्थान और ध्यान प्रदान करता है। अकेलापन और रचनात्मकता के बीच संबंध इतिहास के कई महान कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं और गहरे विचार उन्हीं क्षणों में पाए जब वे अकेले थे। जब हम अकेले होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से भटक सकता है, नए विचारों की खोज कर सकता है और ऐसी कनेक्शन बना सकता है जो सामाजिक बातचीत के दौरान संभव नहीं होते। कैसे अकेलेपन को रचनात्मकता में बदलें? नंबर 1, रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालें। किताब सलाह देती है कि नियमित रूप से अकेले समय बिताकर लेखन, पेंटिंग, संगीत या किसी अन्य कला में खुद को अभिव्यक्त करें। रचनात्मकता में समय लगाना अकेलेपन को एक उत्पादक और संतोषजनक अनुभव में बदल सकता है। नंबर 2, नवाचार और खेल भावना, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्ले को अपनाएं। किताब बताती है कि रचनात्मकता तब पनपती है जब हम बिना डर के नए विचारों की खोज करते हैं। निर्णय लेने से पहले खुद को आजाद महसूस करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। नंबर 3, प्रेरणा पाने के लिए अकेले समय का उपयोग करें। किताब सलाह देती है कि प्रकृति से जुड़ें, नई जगहों की खोज करें या अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूबने से जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी प्रेरणा पाई जा सकती है। सॉलिट्यूड एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति हो सकती है। जब आप अपने अकेलेपन को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं और इसे रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो आप इसे एक संतोषजनक और उत्पादक अनुभव में बदल सकते हैं। चैप्टर 9, आंतरिक शांति, इनर पीस,
विकसित करना यह अध्याय बताता है कि जीवन को सार्थक और संतोषजनक बनाने के लिए आंतरिक शांति विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। आंतरिक शांति केवल तनाव या संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मसंतुष्टि और सामंजस्य की भावना है जो भीतर से आती है। आंतरिक शांति विकसित करने के तरीके इस प्रकार है। नंबर 1, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस और ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय या चिंता के। ध्यान करने से मन को शांत करने, तनाव कम करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। नियमित ध्यान करने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आसानी और धैर्य के साथ कर सकते हैं। नंबर 2, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें। क्रोध, चिंता या दुख जैसी नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहने से आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है। क्षमा, फॉरगिवनेस और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाकर हम एक सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3, अपने मूल्यों और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप जिएं। जब हम अपने कार्यों को अपने मूल्यों और जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अधिक संतुष्टि और आंतरिक शांति महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान, नकारात्मकता को छोड़ना और अपने मूल्यों के अनुसार जीना, यह सब आंतरिक शांति विकसित करने में मदद करता है। चैप्टर 10, आत्म प्रेम सेल्फ लव की यात्रा अंतिम अध्याय में किताब आत्म प्रेम सेल्फ लव की यात्रा की चर्चा करती है और बताती है कि कैसे अकेलापन हमें खुद से गहरा और सच्चा प्रेम करने में मदद कर सकता है। आत्म प्रेम की यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार है। नंबर 1, आत्म स्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने सभी पहलुओं को अपनाना, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, सफलता हो या असफलता। आप जैसे हैं वैसे ही प्यार और सम्मान के योग्य हैं। नंबर 2, आत्म देखभाल सेल्फ केयर। स्वस्थ भोजन, व्यायाम, आराम और आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो आप खुद के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। नंबर 3, सीमाएं बाउंड्रीज स्थापित करना। अपने व्यक्तिगत स्थान और समय की रक्षा करें। स्वस्थ और सहायक रिश्तों को प्राथमिकता दें। नंबर 4, यात्रा को स्वीकार करें। आत्म प्रेम कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इस यात्रा को धैर्य और करुणा के साथ अपनाएं। आत्म स्वीकृति, आत्म देखभाल और सीमाएं स्थापित करना, यह सब आत्म प्रेम की नींव रखते हैं। जब हम सॉलिट्यूड को अपनाते हैं और खुद से गहरा प्रेम विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। इस किताब में लेखिका ने सॉलिट्यूड को गहराई से अपनाने की यात्रा को दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि कैसे यह जीवन को अधिक समृद्ध, पूर्ण और सार्थक बना सकता है। सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अकेलापन डरने या बचने की चीज नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास, आत्मखोज और आंतरिक शांति का अवसर है। स्वचेतना सेल्फ अवेयरनेस, आत्म स्वीकृति सेल्फ एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस और आत्म देखभाल सेल्फ केयर जैसी आदतों को बनाए रखना आवश्यक है। अकेलापन को अपनाने का अर्थ सामाजिक संबंधों को छोड़ना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना है। अकेलेपन में समृद्ध जीवन जीने का अर्थ अकेले रहना नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़कर संपूर्ण और संतुलित जीवन जीना है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली किताब की समरी को मिस न करें।